दरअसल पश्चिम बंगाल में सियासी हत्याओं का सिलसिला नॉन स्टॉप जारी है। हाल ही में 2 बीजेपी कार्यकर्ता मारे गए। एक को पीट कर मार दिया गया तो दूसरे की लाश संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद हुई। चुनाव में 4 महीने से ज्यादा का वक्त बाकी है। अब ओवैसी की एंट्री होनी बाकी है और शायद ये कहना पड़े कि अंजाम खुदा जाने। सवाल है कि सियासत के नाम पर कब तक और कितना रक्तपात देखेगा बंगाल। और इस बीच दिलीप घोष कुछ कह रहे हैं, हम पहले उनको सुनते हैं। को नहीं भेजते हैं, डीएम को नहीं भेजते हैं और इस प्रकार जो केंद्र सरकार ने अभी 3 ऑफिसर को बुलाया है उसमें भी वही है, केंद्र का विरोध करना ही यहाँ की राजनीति है। लेकिन फेडरल स्ट्रक्चर में और इनका अथॉरिटी तो इनका हाथ में है, केंद्र के हाथ में है। जो बुलाएंगे तो जाना ही है उनको। लेकिन ये एक प्रकार नकारना केंद्र सरकार को, ये यहाँ की राज्य सरकार की एक पॉलिसी है, ममता बनर्जी की यही स्टैंड है। इसलिए इसमें एक कानूनी और अव्यवस्था निर्माण होता है, संवैधानिक अव्यवस्था निर्माण होता है और इसी से इनकी पॉलिटिक्स शुरू होती है। इसलिए केंद्र ने जब तय किया है उनको जाना है और लेना भी उनको, क्योंकि इन सरकार ये जो ऑफिसर्स है इन्होंने जानबूझ करके ढिलाई दी सुरक्षा व्यवस्था में, इसके कारण ये परिस्थिति निर्माण हुआ है। ये कतई लोकतंत्र में कोई समर्थन नहीं कर सकता है। कानून व्यवस्था टूट चुकी है और उसका परिणाम है कि सर्वोच्च नेतृत्व के ऊपर भी शारीरिक आक्रमण होता है। बड़ी दुर्भाग्यजनक स्थिति है और ये सरकार जब तक यहाँ रहेगी इसकी परिवर्तन नहीं होगी। तो आपने सुना, साफ तौर पर दिलीप घोष ने आरोप लगाया कि जिस तरीके की राजनीति की जा रही है, इस राजनीति से खुद ममता बनर्जी का ही नुकसान होगा। बंगाल में एक के बाद एक किस तरीके से हिंसक घटनाओं की खबर आ रही है, एक रिपोर्ट के जरिए समझें। एक और मां का दहला देने वाला विलाप, एक और राजनीतिक मानुष की अकाल मौत, एक बार फिर बंगाल की माटी खून से लाल। बंगाल में कोई दिन नहीं गुजरता जब राजनीतिक हिंसा की खबर न आए, राजनीतिक कार्यकर्ता की मौत की खबर न आए। ताजा मामला ईस्ट बर्धमान की पूर्वस्थली का है। 2 दिन से लापता बीजेपी कार्यकर्ता सुखदेव प्रामाणिक की लाश मिली। बीजेपी ने इसके लिए तत्काल तृणमूल को जिम्मेदार ठहराया और मौत को हत्या करार दिया। प्रामाणिक की लाश को बीजेपी के झंडे में लपेटकर उनके घर लाया गया। बीजेपी कार्यकर्ता तृणमूल के खिलाफ नारों में अपना आक्रोश व्यक्त करते रहे। इससे पहले शनिवार को उत्तर 24 परगना के हाली शहर में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला किया गया था। इस हमले में एक कार्यकर्ता शौकत भवाल की मौत हो गई। इस हमले और हत्या के लिए बीजेपी ने तृणमूल को जिम्मेदार ठहराया। पूरे साउथ बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन चला। अपने कार्यकर्ताओं पर लगातार हो रहे हमलों, राजनीतिक हिंसा और हत्या से नाराज बीजेपी नेता ममता बनर्जी को खून की प्यासी बता रहे हैं। शिकायत अपनी ही केंद्र सरकार से भी है, जिसके हाथ संवैधानिक दायरे से बंधे। इधर में मुख्यमंत्री कौन है? ममता दीदी। पुलिस मंत्री कौन है? ममता दीदी। राज्य कौन चला रहे हैं? तृणमूल कांग्रेस सरकार। तो इधर में लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन ऐसा क्यों है? क्यों आम जनता का जान और मान का कोई सुरक्षा नहीं है? कोई महिला का सुरक्षा क्यों नहीं है? ये जवाब आप लोग को देना पड़ेगा। और हम लोग केंद्रीय सरकार को भी पूछ रहा है, जे आप लोग कितना दिन देखेंगे चुपचाप बैठ के, जे बंगाल में आम जनता का जान और मान का कोई सुरक्षा नहीं है। संविधान में इसका प्रतिविधान है। आप लोग आइए, ममता दीदी से इन लोग का सुरक्षा नहीं किया जा रहा है, आप लोग कुछ कीजिए, यही मांग है। बीजेपी का आरोप है कि ममता की तृणमूल को उनके कार्यकर्ताओं की हत्या में आनंद आता है, जबकि तृणमूल इसे सूक्त की तरह पेश करती है।
राजनीतिक हिंसा हिंसा न भवति। तृणमूल के लिए सांप्रदायिक हिंसा अपराध है, तृणमूल के लिए जातीय हिंसा अपराध है, मगर राजनीतिक हिंसा जैसे उसके लिए बंगाल की संस्कृति का हिस्सा है। शुक्रवार को टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने तो बाकायदा संवैधानिक कायदा कोट करके बताया कि केंद्र सरकार को इस पर जवाब तलब करने का अधिकार ही नहीं है। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसा कानून नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर वो जो सब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में पड़ता है 7 शेड्यूल का अंडर में, एवं 7 शेड्यूल का अंडर में जो संविधान में पड़ता है वो स्टेट गवर्नमेंट देखता है। सेंट्रल गवर्नमेंट इसका अंदर घुसने नहीं सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट कोई क्वेश्चन नहीं पूछने सकता है। तो से जो क्वेश्चन है लॉ एंड ऑर्डर का जो क्वेश्चन है ओनली इट कैन इसको आंसर कहां देना होगा, आंसर देना होगा स्टेट असेंबली में आंसर देना होगा। ऐसा नहीं है कि राजनीतिक हत्या सिर्फ बीजेपी कार्यकर्ताओं की हो रही है। जब हिंसा संस्कृति का हिस्सा बन जाती है तो वो अपनी संततियों को भी खाती है। मगर इन हत्याओं से कुछ बातें एकदम तय हैं जिन्हें समझने की जरूरत है। बंगाल की राजनीति अब द्विपक्षीय हो गई है। सीधी लड़ाई ममता की टीएमसी और बीजेपी में है। लेफ्ट और कांग्रेस का स्पेस लगभग खत्म हो गया है। 2021 का चुनाव टीएमसी बनाम बीजेपी ही होगा। यही हाल 90 के दशक के आखिरी सालों में था। कांग्रेस हाशिए पर जा चुकी थी, ममता की तृणमूल बड़ी दावेदार बनकर उभर रही थी। लेफ्ट और तृणमूल के बीच ऐसा ही हिंसक संघर्ष चलता था। बंगाल में राजनीतिक हिंसा ही चुनावी संघर्ष में रिफ्लेक्ट करती है। ममता बदला नहीं बदल के नारे पर चलकर सत्ता में आई, मगर सत्ता में आते ही उन्होंने भी वही रास्ता अख्तियार किया जो लेफ्ट का था। तृणमूल छोड़कर बीजेपी में आए बैरकपुर के सांसद अर्जुन सिंह एक दिलचस्प जानकारी देते हैं। ममता के सत्ता में आने के बाद लेफ्ट के गुंडे संरक्षण के लिए ममता के पास आ गए। उनके आते ही पार्टी का कल्चर अचानक बदल गया। जो लोग सीपीएम के जमाने में जुल्म और अत्याचार किया आज भी वही अत्याचार कर रहे हैं। उनको जामा पहना दिया गया तृणमूल का, उनको संरक्षण दिया गया तृणमूल का। आप बैरकपुर में चले जाइए, मनीष शुक्ला की हत्या के उसके आर्म्स लाइसेंस को सीज कराया यहाँ के पुलिस ने, और उसके हत्या की पूरी साजिश पुलिस ने ब्लूप्रिंट बनाया। उसका सिक्योरिटी हटा दिया गया। उसके सिक्योरिटी प्राइवेट सिक्योरिटी अगर रखा जाता है तो उसको परेशान किया जाता है। राजनीतिक तौर पर पश्चिम बंगाल को 4 हिस्सों में बांट कर देखा जाता है। उत्तर बंगाल, दक्षिण बंगाल, राढ़ और गांगेय। 2019 के आम चुनावों में बीजेपी ने उत्तर बंगाल और राढ़ क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन किया, जबकि गांगेय और दक्षिण बंगाल में टीएमसी का प्रदर्शन बेहतर था। उत्तर बंगाल में 2014 के लोकसभा चुनाव से ही बीजेपी का प्रभाव बढ़ रहा है। ये गढ़ वामपंथियों का था जो अब ममता के विरोध में बीजेपी के साथ है। अब यहाँ का वोटर टीएमसी और बीजेपी में बंट गया है। 2011 के विधानसभा चुनाव में हारने के बावजूद वामपंथी दलों को उत्तर बंगाल में 39% वोट मिले थे, जो टीएमसी को मिले 20% वोटों से लगभग दोगुना थे। मगर 2016 के विधानसभा चुनाव में लेफ्ट का प्रतिशत घटकर 21 तक गिर गया और टीएमसी का वोट शेयर बढ़कर 37% हो गया। इस चुनाव में बीजेपी ने बड़ी उपलब्धि हासिल की। उसका वोट प्रतिशत 5 से बढ़कर 15 हो गया। 2019 तो खैर अब इतिहास है, जब बीजेपी 42 में से 18 लोकसभा सीटें जीती। ये सभी सीटें उत्तर बंगाल की थी। 22 सीटों पर वो दूसरे नंबर पर थी। 22 सीटें टीएमसी को मिली और 2 सीटें बहरामपुर और मालदा दक्षिण कांग्रेस के पास गईं। 2019 में दोनों पार्टियों का वोट शेयर देखें तो टीएमसी को 40.3% वोट मिले, जबकि बीजेपी को 43.3%। बचे हुए में कांग्रेस, लेफ्ट और अन्य सब शामिल थे। ये तमाम आंकड़े दिखाने का मकसद ये बताना है कि मौजूदा राजनीतिक हिंसा की जड़ में क्या है। ममता की सत्ता के लिए बीजेपी आज सबसे बड़ी चुनौती है।
इसलिए ममता और बीजेपी का संघर्ष है। सत्ता का सहारा है तो तृणमूल का पलड़ा भारी है और बीजेपी लोकतंत्र की दुहाई दे रही है। हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं और जैसे कि मैंने कहा 130 कार्यकर्ता हमारे मार दिए गए हैं, वो 31 हो गया है, कल एक और कार्यकर्ता मारा गया है। 100 कार्यकर्ताओं का तर्पण हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने खुद अपने हाथों से किया है। क्या यह तरीका होता है लोकतंत्र में? आप याद करिए किस प्रकार से पंचायत के चुनाव के समय 2018 में एक दिन में 31 मौतें हुई थी, लोग जाके नॉमिनेशन तक भर नहीं पाए थे। कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा था और कहा गया था कि आप वर्चुअली नॉमिनेशन भर दीजिए क्योंकि आप घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। ये किस प्रकार का न्याय है? ये क्या लोकतंत्र है बंगाल में आज? मगर ऐसा नहीं है कि राजनीतिक हिंसा के शिकार केवल बीजेपी के कार्यकर्ता हुए। हिंसा पूरे बंगाल में हो रही है और तृणमूल के कार्यकर्ता भी इसके शिकार हो रहे हैं। हम आपको जो लिस्ट दिखाएंगे उसमें दोनों पक्षों के लोग हैं। 6 दिसंबर 2020 मुर्शिदाबाद के बेलडांगा थाना क्षेत्र में एक टीएमसी कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई। अब्दुल रशीद की हत्या के लिए टीएमसी ने कांग्रेस को जिम्मेदार बताया। 8 दिसंबर 2020 नदिया जिले के गयासपुर में टीएमसी कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। चाय बेचने वाला बप्पा सरकार वारदात के वक्त अपने खेत पर गया था। 9 दिसंबर 2020 कूच बिहार में गर्ल्स हाई स्कूल से बीजेपी कार्यकर्ता का लटकता हुआ शव बरामद हुआ। बीजेपी ने आरोप लगाया स्वपन दास को मारकर लटकाया गया। 5 दिसंबर 2020 पश्चिम वर्धमान में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। कुछ घायल हुए, कुछ घरों में तोड़फोड़ हुई। बीजेपी ने आरोप लगाया कि टीएमसी ने उसके जुलूस पर हमला किया। 12 नवंबर 2020 पश्चिम वर्धमान के अंदल में टीएमसी के कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमले में 2 अन्य लोग घायल भी हुए। 19 नवंबर 2020 कूच बिहार में बीजेपी के बूथ लेवल के नेता कलाचंद कर्मकार की पीट कर हत्या। विरोध में 12 घंटे के बंद के दौरान बीजेपी टीएमसी की भिड़ंत हो गई। 26 नवंबर 2020 दक्षिण दिनाजपुर जिले के कुशमांडी विधानसभा में बीजेपी के बूथ अध्यक्ष स्वाधीन राय की हत्या। आरोप तृणमूल कार्यकर्ताओं पर लगाया गया। गाड़ियों और काफिले पर हमले की खबरें तो आम हैं, जिसका सबसे बड़ा सबूत बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर डायमंड हार्बर के रास्ते में हुआ हमला था। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इसके लिए ममता के मंत्री गयासुद्दीन मोल्ला और विधायक शौकत मोल्ला के गुंडों को जिम्मेदार ठहराया। इधर गुंडा राज चलता है। इधर गयासुद्दीन मोल्ला मगराट पश्चिम का विधायक है, उसका नेतृत्व में, और शौकत मोल्ला कैनिंग का एमएलए है, उसका नेतृत्व इधर झमेला का पूरा प्लान करके रखा था। ममता का ये मुस्लिम नेता ही आने वाले दिनों में असदुद्दीन ओवैसी को भी टक्कर देने वाले हैं। दोनों ही ममता के बेहद करीबी बताए जाते हैं और असदुद्दीन ओवैसी को बाहरी करार देने में जुट गए हैं। बिहार में 5 सीटें जीतने के बाद ओवैसी बंगाल को लेकर सीरियस है। 27% मुस्लिम आबादी वाले पश्चिम बंगाल में 294 में से 120 सीटों पर मुसलमान निर्णायक भूमिका में है। इनमें भी अहम वो सीटें हैं जो बिहार के सीमांचल से लगती हैं। 23 जिलों वाले बंगाल में ओवैसी की खास नजर मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर और उत्तर 24 परगना जिले की बशीरहाट जैसी सीटों पर है। बिहार चुनाव के बाद जबानी जंग जिस तरह चल रही है, उससे ओवैसी और ममता के कार्यकर्ताओं का टकराव भी तय है। बिहार चुनाव के बाद से टीएमसी कुछ ज्यादा ही बौखलाई हुई है। संयोग देखिए कि बिहार चुनाव के बाद ही प्रधानमंत्री ने नाम लिए बगैर ममता को हिंसा की सियासत पर चिताया था। देश के कुछ हिस्सों में उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार करके वे अपने मंसूबे पूरे कर लेंगे। मैं उन सब से आग्रहपूर्वक समझाने का प्रयास भी करता हूं। मुझे चेतावनी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो काम जनता जनार्दन करेगी। चुनाव आते हैं, जाते हैं,
जय पराजय होता रहता है, कभी ये बैठेगा कभी वो बैठेगा, लेकिन ये मौत का खेल लोकतंत्र में कभी नहीं चल सकता। मगर बदला नोई बदल चाई वाली ममता लेफ्ट के ही ढर्रे पर चल पड़ी है। सत्ता पर कब्जे के लिए हिंसा का सहारा और इस हिंसा को जायज ठहराना, सत्ता प्रतिष्ठान पर पार्टी का कब्जा और सामाजिक संसाधन पर कार्यकर्ता। इस कब्जे की रीत 70 के दशक में सीपीएम लेकर आई थी, मगर ममता ने इसे सांस्थानिक बना दिया। लेफ्ट अपनी हरकतों से अफसरों और पुलिस को दूर रखता था, उनके काम में हाथ नहीं डालता था, मगर ममता बनर्जी पर आरोप है कि उन्होंने पुलिस अफसरों को भी पार्टी का कार्ड होल्डर बना दिया है। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए 10 मिनट में अब तक की 100 बड़ी खबरें।